सोलर पीवी सिस्टम मॉडल का जो अभ्यास टेस्ट पेपर हमने आज सॉल्व किया है, उसके सॉल्यूशंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि सवाल क्या था और उसका वही उत्तर क्यों सही था। तो इसके एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन हैं ये। पहला क्वेश्चन है, सोलर पीवी प्लांट कम्स अंडर विच सेक्टर। देखिए, सेक्टर वो होता है, हमने जितने भी व्यवसाय हैं उनको सेक्टर्स में बांट दिया है। सेक्टर्स का मतलब ये है कि उन सारे व्यवसायों में एक तरीके का काम होता है। मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें तो ट्रक बनाने वाले भी होंगे, कार बनाने वाले भी होंगे, मोटरसाइकिल बनाने वाले भी होंगे, सब ऑटोमोबाइल है, स्वचालित वाहन। उन सबको एक सेक्टर में इसलिए रखा क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होंगे उनको ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ कॉमन स्किल्स होंगी। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इंजन के बारे में पता होना चाहिए, व्हील्स टायर्स के बारे में पता होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग में एक जैसे कॉमन कौशल होते हैं जिसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसी के अनुसार उनको अपने व्यवसाय को चुनने में मदद मिलती है। तो हमने सारे व्यवसायों को अलग अलग सेक्टर बांटा हुआ है। सोलर पीवी प्लांट जो है वो ग्रीन जॉब्स में आता है। ग्रीन जॉब सेक्टर वो है जो हमारे पर्यावरण में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो चाहे वो सोलर पीवी प्लांट हो या वो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन हो जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा रहे हैं, या फिर आपकी ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो जिसमें कोई भी ऐसा पेंट या कोई ऐसा केमिकल यूज़ ना हो रहा हो जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हो, वो सारे के सारे ग्रीन जॉब्स में आते हैं। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन, निर्माण एक सेक्टर है जिसमें रोड बनानी हो, पुल बनाना हो, भवन बनाने हो, वो सारे कंस्ट्रक्शन उसमें आएंगे। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जब हम ऐसी मशीनें बनाते हैं जो दूसरी किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे। जैसे आपने हमारी फैक्ट्री में देखा होगा, हम वो मशीनें बनाते हैं जो दूसरे सामानों को बनाने में उपयोग करे जाएंगी। तो हमारा सोलर पीवी प्लांट जो है वो आएगा ग्रीन जॉब्स में। तो इसका सही उत्तर ग्रीन जॉब्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसएससी फुल फॉर्म। एसएससी होता है सेक्टर स्किल काउंसिल। मतलब जैसे वो जो हमने सेक्टर बनाए हैं उनकी एक काउंसिल बना दी जाती है। उस काउंसिल में बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग होंगे, कुछ गवर्नमेंट के लोग होंगे, कुछ एकेडमिशियंस होंगे जो पढ़ाने लिखाने वाले होते हैं ना। वो सारे मिलके ये तय करते हैं कि हमें इंडस्ट्री में क्या ज़रूरत है तो हम ट्रेनिंग किस हिसाब से दें, या कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाएं जो इस सेक्टर में ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, या जो भी इस सेक्टर के विकास की बातें होंगी वो सेक्टर स्किल काउंसिल डिसाइड करेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो एसएससी की फुल फॉर्म है सेक्टर स्किल काउंसिल। बस सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि इसका नाम ही है सेक्टर स्किल काउंसिल। तो वो सेक्टर स्किलिंग कॉर्पोरेशन नहीं हो सकता, सेक्टर स्किल कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता और सेक्शन स्किल नहीं हो सकता। आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन क्यूपी एंड क्यूपी इज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनओएस फॉर अ गिवन जॉब रोल। व्हाट डज क्यूपी एंड एनओएस स्टैंड फॉर। हिंदी में लिखा है, प्रशिक्षण क्यूपी पर आधारित है और क्यूपी किसी दिए गए कार्य पद के लिए एनओएस के आधार पर तैयार किया जाता है। क्यूपी और एनओएस का क्या मतलब है, आपको ये बताना है कि क्यूपी का मतलब क्या और एनओएस का मतलब क्या। देखिए, एक व्यवसाय में बहुत सारे जॉब्स होते हैं। कोई इंजीनियर होगा, कोई सुपरवाइज़र होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई डिज़ाइनर होगा। हर एक के अपने अपने जॉब रोल्स होते हैं। अब जब इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब इनको ट्रेनिंग, कोई बीटेक करेगा, कोई डिप्लोमा करेगा, कोई आईटीआई करेगा, जब इनकी ट्रेनिंग दी जाती है तो एक सिलेबस नाम की कोई चीज़ होगी ना कि बस ट्रेनिंग किस स्किल्स के हिसाब से दी जाएगी। तो वो जो जॉब रोल्स हैं, जो अलग अलग पद हैं जिस पे कार्य करते हैं व्यवसाय में, वो किसी स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हलवाई की तरह आपने कहा जी अपने सामने बनाऊंगा मिठाई, बहुत बढ़िया बनेगी, ऐसा नहीं। आप कैसे वो बनाएंगे पूरा रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड पे काम करते हैं व्यवसाय में, हम उनको कहते हैं एनओएस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड पे काम करने के हिसाब से ही हमें कर्मचारियों को तैयार करना पड़ता है जब हम उनकी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, मतलब उनको पढ़ा रहे होते हैं या ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उसको कहते हैं क्वालिफिकेशन पैक। मतलब इस ट्रेनिंग में क्या क्या कौशल हम इनमें डालने वाले हैं। तो क्यूपी का मतलब है क्वालिफिकेशन पैक और एनओएस का मतलब है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। तो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो जॉब रोल के आधार पर होते हैं और इन्हीं के आधार पर हमारा क्यूपी डिज़ाइन होता है। इसका सही उत्तर है क्वालिफिकेशन पैक एंड नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। दोनों की फुल फॉर्म पूछी थी। क्यूपी का मतलब है क्वालिफिकेशन पैक, एनओएस का मतलब है नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी सोर्सेज दोज आर नेचुरल एंड सेल्फ रेप्लेनिशिंग आर कॉल्ड। ऊर्जा के वो स्रोत जो प्राकृतिक हैं और स्वयं पुनः पूर्ति करने वाले, मतलब वो रोज़ाना आपको मिलते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा, जैसे हवा चलती है तो हम उससे बिजली बना लेते हैं। जैसे समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा, वो रोज़ाना नहीं आते ना, वो ख़त्म नहीं होते। तो उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकरण जिनका किया जा सकता है। कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोल, कोयला, उनके भंडार हैं,
सारा कोयला आप निकाल लोगे तो उतना भंडार बनने में कई हज़ार साल लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने लकड़ी को दबाया ज़मीन में और कल फिर कोयला बन के हमने उसको निकाल लिया। ये भंडारण जो हमारे कोयले के या तेल के होते हैं, खनिजों के भंडार जो होते हैं, ये कई हज़ार साल में बने हैं। इनको हम यूज़ कर लेंगे, अगर ख़त्म कर लेंगे तो ये दोबारा हमें रोज़ाना नहीं मिल सकते। हमसे पूछा ये जा रहा था कि ऊर्जा के वो सोर्स, वो स्रोत जो अपने आप बनते रहते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होते और प्राकृतिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रीन्यूएबल, यानी कि नवीनीकरणीय, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। रियल नहीं हो सकते, रियल तो सारे ही होते हैं, तेल भी रियल ही है ना। नॉन रियल का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनके भंडारण खत्म हो सकते हैं। हमसे पूछा वो गया था जिनके भंडार खत्म नहीं होते, अपने आप बनते रहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सी गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा है जिनका नवीनीकरणीय नहीं हो सकता? सोलर का हो सकता है क्योंकि सूरज रोजाना निकलेगा, विंड का हो सकता है क्योंकि हवा रोज़ चलेगी, जियोथर्मल मतलब जो अंदर ज़मीन के अंदर जो गर्मी है, जिसको आजकल चाइना बहुत गहरा गड्ढा करके उस जियोथर्मल एनर्जी को सबसे पहले यूज़ करना चाह रहा है, जो ज्वालामुखी में भी आपको बाहर निकलती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इसका एक ही आंसर सही है, वो है ए। कोल और ऑयल ऐसे आपके ऊर्जा के सोर्स हैं जिनका नवीनीकरणीय नहीं किया जा सकता, मतलब एकदम से नहीं बनेंगे। कई हज़ार साल, मे बी 70,000 साल बाद आपको वो जो लकड़ी अभी दबेगी, जो पेड़ गिर जाएंगे उनके ऊपर मिट्टी आएगी, फिर 70-80 हज़ार साल बाद शायद वो कोयला बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच NOS इज़ इन स्कोप ऑफ सोलर PV प्लांट असिस्टेंट टेक्नीशियन जॉब रोल? कौन सा NOS सोलर PV प्लांट सहायक तकनीशियन की नौकरी में की भूमिका के दायरे में है? ये तीनों जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे आपके कोर्स के सिलेबस में है, मतलब इन्हीं NOS के अनुसार आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, इन्हीं NOS के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन पैक बना है और हमें पता चलता है कि आपको ट्रेनिंग क्या दी जाएगी। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। आप इसको पढ़ लेना। जो आपका सहायक होता है, PV प्लांट का सहायक, सौर PV पावर प्लांट की स्थापना और रखरखाव में सहायता करता है। यस, ये आंसर सही है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की स्थापना और रखरखाव करता है, ये भी सही है। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखता है, ये भी बात सही है। और ये तीनों ही तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आंसर सी सही है, बाकी कोई आंसर नहीं हो सकते थे। ग्रे जॉब्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या तो वाइट कॉलर जॉब होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं, और कुछ ग्रीन जॉब्स होते हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। उसमें वाटर मैनेजमेंट आता है, उसमें फॉरेस्ट लगाना आता है, उसमें ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन आती है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन आती है, सोलर आता है, और बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ का जो अपने आप नवीनीकरण जिनका हो सकता है, वो सारी ग्रीन जॉब्स में आती है, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता। कोयले को जलाने से, तेल को जलाने से हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है। एक तो भंडारण खत्म होते हैं जो प्राकृतिक थे और हमने उनको ख़त्म कर लिया, खा लिया, खपत कर ली, और इससे जलने के बाद जो धुआं वगैरह उठता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है। अगला टॉपिक है हमारे सोलर सिस्टम्स के बारे में, जो सोलर प्लांट्स हम लगाते हैं उनके बारे में। विच टाइप ऑफ सोलर सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर रिमोट एरियाज वेयर देर इज़ नो पावर सप्लाई अवेलेबल? किस प्रकार की सौर प्रणाली सुदूर क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहाँ पर बिजली आपूर्ति उपलब्धि नहीं है? अरे जहाँ बिजली के तार ही नहीं आ रहे, तो और वहाँ पर कोई साधु बाबा बना के बैठ गया कुटिया अपनी, अब उसको चाहिए पंखा, तो उसके लिए कौन सा सोलर पावर हम प्लांट उपयुक्त मानेंगे? ऑफ ग्रिड वो होते हैं जिसमें बैटरी लगाओ और बैटरी से इन्वर्टर लगा के पंखा चलाओ, ठीक है, उसको ऑफ ग्रिड कहते हैं, मतलब वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। ग्रिड कनेक्टेड वो होता है जब हम बिजली सरकार को बेचने लगते हैं। जो सोलर प्लांट ने बिजली बनाई, हमने वो सरकार को बेचनी शुरू कर दी। ऐसा एक प्लांट आपको बेड़ा संदर सिंह के रास्ते में मिलेगा, जहाँ पर बहुत बड़ा एक प्लांट लगा हुआ है। वो सारी बिजली जो उत्पादन कर रहे हैं, खुद के पंखे चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी बिजली ग्रिड को दे रहे हैं। उसको हम कहते हैं ग्रिड कनेक्टेड, ग्रिड से कनेक्टेड है। और हाइब्रिड वो होता है जैसे हम आमतौर पर घरों में लगाते हैं सोलर प्लांट, कि भाई अगर सोलर बारिश हो रही है या रात को बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो हमारी जो गवर्नमेंट की बिजली आ रही है हम वो यूज़ कर लें, और जितना हो सके हम सोलर से यूज़ कर लें। इसको हाइब्रिड कहते हैं, मतलब मिक्स। हम ग्रिड से भी कनेक्टेड हैं, मतलब बिजली ग्रिड से भी ले रहे हैं, और अपने जो प्लांट लगा हुआ है उससे भी ले रहे हैं। हम बैटरी के द्वारा इन्वर्टर लगा के हम उससे भी पंखे चला रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से भी ले लेते हैं। इसको हाइब्रिड कहते हैं।
तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है? ऑफ ग्रिड। हमें अगर किसी सुदूर ऐसे क्षेत्र में बिजली चाहिए जहाँ पर बिजली की आपूर्ति ही गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वहाँ पे खंभे ही नहीं लगे हैं, लाइट ही नहीं पहुँची है, तब हम ऑफ ग्रिड सोलर पीवी प्लांट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच सोलर पीवी सिस्टम इज कनेक्टेड टू ग्रिड वाया नेट मीटरिंग? कौन सा ऐसा सोलर पीवी सिस्टम है जो ग्रिड से कनेक्टेड है नेट मीटरिंग? नेट मीटरिंग क्या होती है? एक मीटर होता है कि आपने कितनी बिजली तो सरकार को दी और कितनी बिजली सरकार से ली, वो एक नेट मीटरिंग होता है। तो आपका बिजली का बिल कम आ जाता है क्योंकि उसमें से वो घट जाता है जो आपने सरकार को बेची। बची हुई आपने मान लीजिए 100 यूनिट ली और 50 यूनिट बेची, तो आपका बिजली का बिल 100 यूनिट का ना के 50 यूनिट का आता है। ये कभी कब हो सकता है? जब आप नेट से कनेक्टेड होंगे, जब आप ग्रिड से कनेक्टेड होंगे। इसको क्या कहेंगे हम? ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड कनेक्टेड वो है जब हम जो भी हम बिजली बना रहे हैं वो हमने सारी की सारी सरकार को बेच दी एक खास रेट पे, जो हमारा पहले ही तय हो चुका है कि इस रेट पे हम पर यूनिट बिजली आपसे खरीदेंगे। सरकार ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने अपने घर के लिए जो सरकार से बिजली ली, जो ग्रिड से आपने बिजली ली, उसका बिल तो पूरा आना चाहिए था, लेकिन उसमें से उतनी यूनिट घट जाती हैं जितनी आपने सरकार को दी। इस तरीके के पीवी प्लांट को हम ग्रिड कनेक्टेड कहते हैं, जिसमें नेट मीटरिंग लगी रहती है। नेट मीटरिंग वो एक डिवाइस है, वो उपकरण है जो इस बात का हिसाब रखती है कि कितनी बिजली दी गई और कितनी बिजली ली गई। उसी को नेट मीटरिंग कहते हैं। विच सोलर PV system uses AC power supply from state utilities as well as batteries installed as a part of solar plant? कौन सा सौर PV सिस्टम राज्य उपयोगिताओं से AC बिजली का आपूर्ति के साथ साथ सौर संयंत्र के हिस्से के रूप में स्थापित बैटरियों का उपयोग करता है? उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। मतलब आपने सरकार से भी बिजली ले रखी है और अंदर जो प्लांट लगा रखा है उससे भी आप अपने पंखे वगैरह AC लोड चला रहे हैं इन्वर्टर के द्वारा। जब दोनों ही तरीके के आप सिस्टम से बिजली लेके अपने खर्चे को कम करने के लिए करते हैं ना भाई, अगर जितना हो सकेगा हम अपने सोलर पे रखेंगे और बाकी हम सरकार से बिजली खरीद लेंगे। इसको हम हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि ये ग्रिड से भी कनेक्टेड है और आपका जो अंदर का प्लांट है उससे भी आपके पंखे वगैरह चल रहे हैं, AC लोड चल रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। ग्रिड कनेक्टेड वो होता है जिसमें हमने जो बिजली बनाई वो सारी सरकार को दी और हमें अपने उपयोग के लिए सरकार से लेनी पड़ती है बिजली, तो जो भी डिफरेंस होगा उतने का हम बिल दे देंगे। ऑफ ग्रिड वो होता है जिसमें हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ तक तार ही नहीं आए हैं, तो हमने अपना ही एक अंदर सोलर सिस्टम लगा के और अपना पंखा वंखा चला लिया। हाइब्रिड वो होता है जब हम सरकार से भी ले रहे हैं और अंदर का जो प्लांट है उससे भी अपनी बिजली को उपयोग कर रहे हैं उसका। तो इसका सही उत्तर सी, हाइब्रिड हो गया। नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम आर। ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सिस्टम के उदाहरण क्या हैं? DC ऑफ ग्रिड सिस्टम, मतलब ऑफ ग्रिड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हमारा बाहर से सरकारी बिजली से कोई मतलब नहीं है। ऑफ ग्रिड मतलब हमने ग्रिड के साथ हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं, हम जो भी बिजली यूज़ कर रहे हैं सोलर पैनल से बन रही है वो बिजली। तो एक सिस्टम तो वो भी है DC ऑफ ग्रिड सिस्टम, मतलब हमने DC की मोटर लगा दी, 12 पे के पंखे के साथ वो मोटर लगा दी, पैनल लगाया और पैनल से डायरेक्ट DC का लोड चला दिया, DC की मोटर चला दिया, आपका पानी निकलने लगेगा। तो पहला आंसर सही हो जाता है। दूसरा लिखा है स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम। स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम, जैसे आपने सोलर के बल्ब, स्ट्रीट लाइट देखे हुए, बिजली के खंभे जो रास्तों में लगे रहते हैं, उसमें ऊपर एक सोलर प्लेट लगी हुई है, एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है। रात को एक रिले से वो बैटरी में जो भी दिन भर में बिजली एकत्र हुई वो पूरी रात आपका सोलर का बल्ब जला देगी। इसको हम स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम कहते हैं। सोलर सेल प्रोड्यूसेस विच इलेक्ट्रिसिटी?
सेमीकंडक्टर है, जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, मतलब लगभग 20 दिन पहले एक वीडियो मैंने क्लासरूम की बनाई थी। तो एक सेमीकंडक्टर है पी एन टाइप का, उसमें पी जंक्शन होता है, एन जंक्शन होता है, बीच में डिप्लीशन लेयर आती है। एन टाइप को ऊपर रखा जाता है, वहाँ पर सोलर जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो एन टाइप और डिप्लीशन लेयर में से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और बाहर के सर्किट से घूम के पूरा विद्युत चालू कर देते हैं वो। तो ऑप्शन ए सही है, पी एन टाइप सेमीकंडक्टर। सोलर सेल एसी का सोर्स हो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एसी बिजली वो बनाता ही नहीं है, वो तो डीसी बिजली बनाता है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सोलर सेल लोड नहीं है, जनरेटर है, वो बिजली बना रहा है, खपत नहीं कर रहा है। लोड होते हैं जैसे आपके घर के पंखे, फ्रिज, टीवी, ये बिजली की खपत कर। सोलर सेल का काम शीशे वाला थोड़ा ही है, उसका काम तो विद्युत बनाना है। तो डी ऑप्शन भी गलत है, ये एक पी एन टाइप सेमीकंडक्टर है। को थिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर से भी निकलते हैं, तो ताकि सूरज की रोशनी उसको पार करके एन टाइप जगह को पार करके बीच में जो डिप्लीशन लेयर फंसा हुआ है वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इसलिए उसको ऊपर वाले को थिन रखा जाता है। उसको थिक रखोगे तो सूरज की रोशनी डिप्लीशन लेयर तक नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। तो उसमें आपके लगभग 2 पैनल आएंगे 6 फीट बाई 4 फीट के, 450 वाट के, तो दोनों मिला के 880 हुए, 1 किलो वाट के करीब पहुंच गया ना, 1000 वाट के करीब पहुंच गया। तो लगभग 10 मीटर स्क्वायर का आपको एरिया चाहिए होता है। इसका सही उत्तर है 10 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको 2 किलो वाट का लगाना है तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 20 स्क्वायर मीटर। 3 किलो वाट का लगाना है तो 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है। पीवी स्टैंड फॉर, पीवी का क्या मतलब है, इसको कहते हैं फोटोवोल्टेइक। फोटोवोल्टेइक इसका सही आंसर है बी। पावर वोल्टेज नहीं कहते, फोटोन वेलोसिटी नहीं कहते, पावर वेरिएशन नहीं कहते। सोलर पीवी प्लांट, उसके बीच में जो पीवी लिखा हुआ है वो है सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट, ऐसे उसका नाम का मतलब है फोटोवोल्टेइक। अगला क्वेश्चन है, द जोन फॉर्म्ड एट द पीएन जंक्शन ऑफ सोलर सेल इज। अब पीएन सेमीकंडक्टर होता है हमारा सोलर सेल, मैंने आपको बताया। एन टाइप ऊपर रखा जाएगा, पी टाइप नीचे रखा जाएगा। जो पी टाइप है वो मोटा बनाया जाएगा, एन टाइप जो है जो सूरज की तरफ होगा वो पतला बनाया जाएगा। इनके बीच में एक लेयर बनती है, उस लेयर का नाम, उस जोन का नाम पूछ रहे हैं क्या है, उसको कहते हैं डिप्लीशन जोन, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इस डिप्लीशन जोन से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बल्कि यही वो इलेक्ट्रॉन है जो इसमें से बाहर से जो आपने सर्किट बनाया है उसमें से विद्युत जो प्रवाह होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रोफोर्स की वजह से होती है। इसको डिप्लीशन जोन कहते हैं। मिडल जोन नहीं कहते, सेंटर जोन नहीं कहते, साइड जोन नहीं कहते, उसका नाम दे रखा है डिप्लीशन जोन, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। वो नाम डिप्लीशन जोन है, हालांकि वो होता सेंटर में ही है, मिडल में ही है, लेकिन उसका नाम डिप्लीशन जोन होता है। तो इसका सही उत्तर है डिप्लीशन जोन। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सोलर सेल किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि अगर रोशनी पड़ेगी तो विद्युत बहेगी। तो सोलर सेल हमारा काम करता है कि जब तक सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ेगी तब तक वो विद्युत नहीं बनाना शुरू करेगा। सोलर सेल सिर्फ दिन में बिजली बनाता है, जब सूरज चमक रहा हो तब बिजली बनाता है। अगर मौसम ख़राब है, बारिश है, तो उसी अनुसार वो बिजली थोड़ी कम बनाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। सबसे अच्छी बिजली तब बनाएगा जब सूरज बिल्कुल चमकदार चमक रहा होगा। तो इसका आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सूर्य की किरण के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मतलब इस सिद्धांत पे हमारा सोलर सेल काम करता है। What are activities that a solar PV project helper is supposed to do? कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो एक सोलर पीवी प्रोजेक्ट सहायक को करनी होती हैं। टेक्नीशियन है, उसको सारे काम आने चाहिए। पहले सर्वे करेगा, उसके बाद सिविल वर्क भी आना चाहिए उसको। फाउंडेशन जो आपके ढांचा होता है जिसके ऊपर सोलर सेल खड़ा करते हैं, तो उसकी फाउंडेशन कभी खोदनी पड़ती है, कभी एंकर बोल्ट से उसको लगाना पड़ता है। ये जितना भी मरम्मत, सिविल, सीमेंट, बजरी, रेता, ये वाला काम भी उसको समझ में आना चाहिए सारा। इलेक्ट्रिकल जितना वर्क है, जो कनेक्शन जोड़ने होते हैं, कौन सी तार कहाँ लगेगी, ये सब भी आपको आना चाहिए। मैकेनिकल वर्क मतलब नट बोल्ट से कसना, ढांचे में वेल्डिंग करना, ढांचा खड़ा करना, उसका एंगल सेट करना, ये सब मैकेनिकल वर्क है, ये भी आना चाहिए। कंट्रोल रूम वर्क,
अब जब बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें वोल्टेज पूरी बन रही है नहीं बन रही है, करंट कितना आ रहा है, कोई कनेक्शन लूज़ तो नहीं हो रहा, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा, तो एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है, कंट्रोल रूम बनाया जाता है। उस कंट्रोल रूम के कंप्यूटर में सारी चीज़ें आती रहती हैं। उसकी समझ भी होनी चाहिए इसको, आप लोगों को जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता है। आपको इस ट्रेनिंग में सारी चीज़ें बताई गई हैं, फाउंडेशन बोल्ट, सीमेंट वीमेंट, कैसे उसको हम फिटिंग करके उसको खड़ा करते हैं, उसको ज़मीन के साथ बांधते हैं, सर्वे कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर है ये सारे काम सोलर पीवी सहायक की भूमिका वाला जो भी बंदा है, कर्मचारी है, उसको ये सारे काम की समझ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते रहिए। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने सवाल सॉल्व करे हैं मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और बहुत सारे मैं टेस्ट देने वाला हूँ इस ग्रुप में, आप सभी टेस्ट को देखें। अभी सोलर प्लांट के और भी टेस्ट आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बहुत सारे टेस्ट मैं दूंगा। मज़ेदार होता है इनको देना और नई चीज़ों को सीखते रहें मज़े से, वो भी खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।